नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू एजाइल में। जैसा कि हमने श्रेष्ठ आईएएस की यूपी पीसीएस के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसका एक वीडियो हमने फर्स्ट टेस्ट अभी हमने अपलोड किया था। उसी सीरीज में यह सेकंड टेस्ट है, जिसको आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहले टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी जो कमेंट्स में हमने देखा, तो आपको इसके आंसर से लेकर जो भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो वीडियो के अंत में इसका जो आंसर की है उसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप एक बार उसे रीचेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सालबाई की संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो सालबाई की संधि जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के फलस्वरूप होती है 17 मई 1782। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठों से लंबी शांति मिलती है, तो यह लाभ हो जाता है। ब्रिटिश शासन के समय मंडलायुक्त का पद किसने सृजित किया था? तो मंडलायुक्त का पद सृजित किया गया था कॉर्नवालिस जी के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। अवध की प्रशासनिक एवं आर्थिक स्थिति के विषय में गैर सरकारी रपट थी, तो गैर सरकारी रपट कौन थी? ये बिशप हेबर की रिपोर्ट। निम्न में कौन सा कथन स्थायी बंदोबस्त के विषय में सत्य है? इसका क्रियान्वयन एवं प्रसार ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण भूभाग में हुआ था। इसका प्रसार मद्रास प्रेसिडेंसी के बाहर नहीं हुआ था, यह बम्बई प्रेसिडेंसी तक सीमित था। इसका क्रियान्वयन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भूभागों में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका क्रियान्वयन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भूभागों में किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। डेक्कन टेनेसी एक्ट, ट्रीटी ऑफ बनारस, बंगाली टेनेसी एक्ट और ट्रीटी ऑफ अमृतसर। पांचवे का जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, अर्थात ए का डेक्कन टेनेसी एक्ट 1809, ट्रीटी ऑफ बनारस 1885, बंगाली टेनेसी एक्ट 1889, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1773। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रख्यात नेता अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों के नाम और उनसे संबंधित अधिवेशन को आपको मिलाना है। अल्फ्रेड वेब, आर.सी. दत्त, डब्ल्यू. वेडरबर्न और एम. मालवीय। इसका जो हमारा राइट आंसर है 7वें का वो है ए, अर्थात अल्फ्रेड वेब। यह मद्रास अधिवेशन 1894 में अध्यक्षता करी। आर.सी. दत्त, इन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1899। डब्ल्यू. वेडरबर्न, इन्होंने करी थी इलाहाबाद अधिवेशन 1910 और एम. मालवीय, इन्होंने करी थी लाहौर अधिवेशन 1909। 7वें का राइट आंसर है ए। अख्तर पिया किसका उपनाम था? तो यह उपनाम था वाजिद अली शाह जी का। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके एक सदस्य के रूप में था। मिशन ने मौलाना अबुल कलाम आजाद से भेंट की। मिशन ने मोहम्मद अली जिन्ना का साक्षात्कार किया। इसने भारतीयों के लिए संपूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकार नहीं किया। आपको असत्य कथन को बताना है। तो यहाँ पर इसने भारतीयों के लिए संपूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकार नहीं किया, यह असत्य कथन है। निम्न में से किस अमेरिकी पत्रकार ने भारत में महिलाओं की स्थिति की आलोचना की और तर्क दिया कि जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं वे भारत के शासन प्रबंधन को अपने हाथों में ले? यह कथन किसका था? तो यह कथन था कैथरीन मेयो जी का। 1891 ईस्वी के आयु सम्मति अधिनियम के प्रति तिलक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया या उन्होंने इसका पूर्ण सीमित किया, अर्थात इसका विरोध, और वे पूर्ण रूपेण इसके विरोधी थे। उन्होंने इसके बारे में कोई मत व्यक्त नहीं किया।
तो लोकमान्य तिलक समेत और भी क्रांतिकारी जो थे उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि उनका यह मानना था कि हिंदू धर्म परंपरा के खिलाफ है ये। जिस कारण से उनका मानना यह था क्योंकि शादी तो रजस्वला होने के पहले होनी चाहिए, अर्थात वह इसके पूर्ण रूप से विरोधी थे। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना क्या, सी। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में लॉर्ड वेलेजली को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर कैसे मिला? तो यह अवसर उन्हें प्राप्त होता है पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेसिन पलायन से। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रादुर्भाव के पूर्व निर्मित त्रिगुट संधि के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में हुआ था, जो कि मद्रास की संधि से समाप्त होता है हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चलता है, जिसमें कि 1782 में हैदर अली जी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद टीपू सुल्तान जो कि उनके पुत्र इसे आगे बढ़ाते और मैंगलोर की संधि से इसकी समाप्ति होती। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 1789 से 1792 के मध्य चलता है, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। और इसके बाद फिर चतुर्थ 1799, जिसमें कि मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान जी की। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। इसका निर्माण टीपू के विरुद्ध हुआ था। त्रिगुट संधि जो हुई थी बिल्कुल सही है। मराठी इसकी एक सदस्य के रूप में नहीं थे। यहाँ पे जो सी कथन है ये यहाँ पर क्या है, असत्य है, क्योंकि मराठे भी उसी गुट में शामिल थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित निम्न में प्रथम घटना कौन सी थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहेब द्वारा नेतृत्व संभालना, भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल। देखिए, मेरठ से 1857 विद्रोह की शुरुआत होती है और यहाँ से क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच करते हैं। तो भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, यह यहाँ पर अगर देखी जाए तो यह प्रथमतः घटना है। अगर मेरठ की बात करते, मेरठ में चर्बी वाले कारतूसों का विद्रोह या विरोध, तो वहाँ पर यह प्रथम घटना होती, लेकिन भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले में पहुंचना ये इसके बाद की तुरंत बाद की ही ये घटना है, जिसके कारण इसे हम यहाँ पे राइट आंसर मानेंगे 14 का बी। मैंने अपने मित्रों को बिना बहुत अधिक ताकतवर बनाए अपने शत्रु को आसक्त बना दिया। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन संबंधित है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी। वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचता है तो उसका जमोरिन, कालीकट में जो शासक है उसका नाम होता है जमोरिन, जो कि उसका क्या करता है, स्वागत करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। उसने उसके आगमन पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसने बंदरगाह तक पहुंचने पर उसे रोकने का प्रयास किया, उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया, या उसने उसे यथाशीघ्र बंदरगाह छोड़कर जाने को कहा। जाहिर सी बात है 16 का सी राइट आंसर होगा। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह वक्तव्य किसका है? तो यह वक्तव्य है आरसी मजूमदार जी का। आंदोलन का नाम और आंदोलन के नेता: सत्यशोधक, सेल्फ रेस्पेक्ट, सर्वशोधक समाज, नामधारी। 18 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ए, अर्थात सत्यशोधक ज्योतिराव गोविंदराव फुले आंदोलन के नेता रहे। सेल्फ रेस्पेक्ट ईवी रामास्वामी नायकर, सर्वशोधक समाज साहू महाराज और नामधारी राम सिंह। ये हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में कौन मुस्लिम लीग को प्रारंभ करने से जुड़े हुए थे? नवाब मुश्ताक हुसैन वकार उल मुल्क, सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां, मोहसिन उल मुल्क, सर सैयद अहमद खां। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से शामिल थे। तो मुस्लिम लीग के प्रारंभ में नवाब मुश्ताक हुसैन ये अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष भी थे, मुस्लिम लीग की प्रथम बैठक के अध्यक्ष।
आगा खां की बात करें तो यहाँ पे आगा खां ये शामिल थे मुस्लिम लीग के की स्थापना में। मोहसिन उल मुल्क ये इनका भी नाम आता है इसमें। तो इसमें 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये तो सही है, पर सर सैयद अहमद खां जो पहले की मुसलमानों को राजनीति से दूर रखने के समर्थक थे, लेकिन बाद में कुछ राजनीतिक बदलाव ऐसे हुए कि इन्हें लगा कि मुसलमानों को भी एक राजनीतिक मंच की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर सर सैयद अहमद खां का रोल मुस्लिम लीग की स्थापना में नहीं आता, अर्थात यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 19 का सी इज द राइट आंसर। प्रारंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो प्रारंभिक दशकों में इनका जो मुख्य लक्ष्य था वह प्रशासन में भारतीयों की पर्याप्त भागीदारी। जैसा कि आपको पता होगा, कांग्रेस उदारवादी और नरम और गरम दल दो दल थे, लेकिन स्टार्टिंग में उदारवादी प्रवृत्ति कांग्रेस ने अपनाई थी, उसके बाद उग्रवादी प्रवृत्ति ये अपनाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। AR देसाई, एनी बेसेंट, SG बनर्जी, S नटराजन। आपको इनमें से लिखी हुई पुस्तकों का बताना है कि कौन किसके लेखक रहे हैं। तो 21 का हमारा जो राइट आंसर है वो है क्या? डी। 21 का राइट आंसर है डी। जैसे कि AR देसाई, इनके द्वारा लिखित सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, एनी बेसेंट, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, ये तो बहुत ही फेमस है। बी का दूसरा, तो अगर आपको पता हो कि बी का दूसरा होगा तो आप जनरली बी और सी को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। SC बनर्जी, इनके द्वारा लिखी अ नेशन इन मेकिंग, और S नटराजन, अ सेंचुरी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। निम्न आंदोलनों का सही अनुक्रम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जैसा कि आपको पता होगा इनमें से भारत छोड़ो आंदोलन यह सबसे लास्ट का था, तो ए या डी इनमें से कोई एक हमारा क्या है? सही आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं इनमें से जो पहला कौन सा हो सकता है? होम रूल आंदोलन या खिलाफत और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा 1930 पूर्ण रूप से भारत में से भगाना, और ये नमक सत्याग्रह के साथ स्टार्ट होता है। खिलाफत 1919 आपको पता होगा, तुर्की में खिलाफत आंदोलन के स्टार्ट होता है और यहाँ पर भी अली बंधुओं के द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। होम रूल आंदोलन जो कि 1916-17 के आसपास स्टार्ट होता है, तो यह हमारा तीसरा पहला आएगा, तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्तावों के संबंध में कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक के नाम दिया गया ऐसा चेक है जिसकी अवधि बीत चुकी है? तो यह एक प्रसिद्ध कथन है मोहनदास करमचंद गांधी जी का। वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। वहाबी आंदोलन अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध बनाना, इस्लाम का शुद्धिकरण, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, समाज सुधार का विरोध। तो वहाबी आंदोलन, इस्लाम का शुद्धिकरण बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्या? इस्लाम का शुद्धिकरण। इसमें मुस्लिम रीति रिवाजों और अन्य धार्मिक प्रभावों की निंदा और हिंदुओं को दारुल हर्ब अर्थात काफिरों का देश से दारुल इस्लाम में बदलने की अपील की जाती है। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम बंगाल के नव युवकों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागृति लाने का प्रयास किया है? तो इसका प्रयास किया जाता है हेनरी विवियन डिरोजियो, जो कि एक राष्ट्रभक्त हैं और भारतीय कवि भी हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी इन्हें कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी विवियन डिरोजियो। 1881 ईस्वी के कारखाना अधिनियम का उद्देश्य क्या था? श्रमिक संघों के गठन की अनुमति प्रदान करना, श्रमिकों के वेतन का निर्धारण, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में नौकरी का निषेध, या कारखाने में महिला श्रमिकों के काम करने की घंटों में कमी। इसका जो राइट आंसर है वो है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखाने में प्रवेश निषेध। इसमें एक प्रावधान और किया जाता है कि यह अधिनियम जिस फैक्ट्री में 100 से ज़्यादा या कम से कम 100 मजदूर हैं या श्रमिक हैं उन्हीं में यह लागू होता है, या उनसे ज़्यादा
श्रमिकों वालों में ही यह लागू होगा। और इसके बाद 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में नौकरी से निषेध, इसका प्रावधान होता है। 7 से 12 वर्ष के बच्चों को 9 घंटे निर्धारित महीने में, 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं इन्हें 9 घंटे काम करने के लिए निर्धारित किया जाता है। और ये 1881 कारखाना अधिनियम, लॉर्ड रिपन इस समय गवर्नर जनरल होते हैं हमारे भारत के, ब्रिटिश। 27 देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन 18वीं सदी में, 26 का हमने बताया आपको, सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन 18वीं सदी में भारत में फ्रांसीसी कंपनी के विषय में सत्य है? यह मुख्यतः एक राजकीय संस्था थी, यह एक निजी कंपनी थी, यह फ्रांसीसी सरकार की सहायता से कार्यरत निजी कंपनी थी, यह भारत में बसे फ्रांसीसियों द्वारा नियंत्रित थी। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यह मुख्यतः एक राजकीय संस्था थी, कथन यहाँ पर यह सत्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वे निजी व्यापार से पोषित थे, वे नगद वेतन पाते थे, उन्हें नगद वेतन और भत्ता मिलता था, उन्हें भारत और इंग्लैंड दोनों जगहों पर वेतन मिलता था। तो यहाँ पे उन्हें नगद वेतन और भत्ता मिलता था, ये हमारा सही कथन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, पानीपत युद्ध। 29 का जो हमारा राइट आंसर है वो है सी, अर्थात आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू और अंग्रेजों के बीच। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और आपने अगर देखा होगा तो अगर आप आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू और अंग्रेज, अगर आप इतना ही गेस कर पाते हैं तो एक का दूसरा यहाँ पे सिर्फ एक ही कूट में यह दिया गया है, तो सी इज द राइट आंसर आप पहले में भी लगा सकते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने बंगाल में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी? तो यह फर्रुख सियार, जिसमें कि होता ऐसा है कि कहानी ऐसी कि जब हैमिल्टन, जो कि एक डॉक्टर होते हैं, ये फर्रुख सियार बीमार होते हैं और उनके द्वारा इनका इलाज किया जाता है, जिससे कि फर्रुख सियार ठीक हो जाते हैं और ये खुश होकर अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की, गुजरात में, मद्रास और बंगाल में मुक्त व्यापार करने की ये अनुमति प्रदान कर देते हैं। 1713 और के आसपास की यह बात होती है घटना, यही औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो यहाँ पे फर्रुख सियार जी का नाम आता है, जिसमें कि उनका जो एक अधिकार मिल जाता है उन्हें, तो उसे हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, मुक्त व्यापार करने का मैग्ना कार्टा। तो 30 का हमारा जो राइट आंसर है वो है फर्रुख सियार, सी इज द राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हैदराबाद, अवध, बंगाल, अर्काट। सादत खां, निजामुल मुल्क, सदातुल्लाह खां, मुर्शीद कुली खां। 31 का जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, अर्थात हैदराबाद निजामुल मुल्क। अच्छा, आपको पता होगा हैदराबाद निजाम मुल्क, ये हैदराबाद के लिए ही सबसे ज़्यादा फेमस है। तो 1 का 2 अगर आपने इतना भी गेस कर लिया तो आप आसानी से इसमें लगा सकेंगे। उसके बाद अवध का सादत खां, बंगाल मुर्शीद कुली खां, अर्काट सदातुल्लाह खां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, अहरार आंदोलन। तो 32 का जो हमारा जो राइट आंसर है वो है ए, अर्थात ए, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य नारायण देव एवं जयप्रकाश नारायण, कृषक प्रजा पार्टी, फजलुल हक, अहरार आंदोलन, अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंधित था? ये आपको पता होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम ही आता है जब विधवा पुनर्विवाह की बात हम करते हैं। तो विलियम बेंटिक या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का क्या, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह 1856 को समाज सुधारकों के महती प्रयास से देश के सभी, मतलब सभी नहीं, देश में जो ऊंची जाति की महिलाएं होती हैं, विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति यहाँ पर प्रदान की जाती है।
निम्नलिखित विदेशी शक्तियों ने भारतवर्ष में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए, इसका सही कालक्रम क्या था? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। यह क्रम आपको याद रखना है। तो पुर्तगाली सबसे पहले, उसके बाद डच। तो 34 का हमारा राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा? तो यह कहा गया था हार्वर्ड सैमुअल जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर किसे अध्यक्ष चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन में गांधी जी का अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? तो यह प्रेरणा मिलती है खेड़ा आंदोलन, बहुत चर्चित आंदोलन है। यह प्रथम असहयोग आंदोलन भी इसे कहा जाता है। ये किसानों कृषकों के द्वारा कर वसूली से संबंधित है। ये कोई 1918 में इसे गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि वकील भी रहते हैं और काफ़ी अच्छी इनकी वकालत चल रही होती, लेकिन वह छोड़कर गांधी जी के साथ इस आंदोलन में मिल जाते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में परिवर्तित नाम हरिजन सेवक समाज का प्रथम अध्यक्ष? तो बिल्कुल फेमस JD बिरला। बिरला समूह आज आप देखते होंगे, बिरला की हर जगह सीमेंट फैक्ट्रीज हैं काफ़ी सारे। तो बिरला, JD बिरला यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष रहे हैं 38 का। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी 1957 में दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, संपूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो असहयोग का लक्ष्य जो था, ये इसे हम गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया प्रथम आंदोलन भी कह सकते हैं। तो इसमें रॉलेट एक्ट के विरोध में यह चलाया जाता है, जिसे कि कलकत्ता का 1920 का जो अधिवेशन होता है उसमें इसे पारित किया जाता है। तो यहाँ पे जो सत्य कथन हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य। असहयोग आंदोलन की अगर बात कर लें कि ये इसका जो मजबूत पक्ष था, इसमें शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग ने इसका भरपूर सहायता करी या इसमें सहयोग दिया, बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और आदिवासी, इसके साथ साथ श्रमिक वर्गों ने भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था बंगाल के विभाजन को विरोध करने हेतु। भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात निम्न में से प्रमुखतः किसके द्वारा? तो रामाबाई रनाडे, जो कि महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी थी, और इन्होंने नारी आंदोलन का सूत्रपात किया था। और पुणे में इनके द्वारा 1886 में लड़कियों का पहला उच्च विद्यालय हुजूर पागा, इसकी स्थापना भी की जाती है। आगे देखते हैं। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक भाग ही भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था लॉर्ड मैकाले जी का। लॉर्ड मैकाले जी का यह कथन था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में फैक्ट्री के दुर्गीकरण का तात्पर्य क्या था? तो इसका तात्पर्य था यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की सुरक्षा। 43 का राइट आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं भारत में सन 1853 में घटी? आगरा और कलकत्ता के मध्य पहली टेलीग्राफ लाइन, बम्बई और ठाणे के मध्य पहली रेलवे लाइन, लंदन में भारतीय सिविल सेवक परीक्षा, हड़प्पा की खोज एक बौद्ध स्थल के रूप में। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 ये तीनों घटनाएं 1853 से संबंधित हैं। तो 1 और 3, 44 का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था?
मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 1939 ईस्वी में, जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। तो 45 का राइट आंसर है क्या? डी। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का जो मुख्य कारण था वह था कंपनी द्वारा अंतरराज्य व्यापार का पूर्ण उन्मूलन। 46 का सी। भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुआ उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वाणिज्य एवं व्यापार को सुविधा प्रदान करना, यही इसका मूल उद्देश्य था। कृषि वाले खेतों को बाजार से जोड़ना, तो देखिए प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे कृषि वाले खेतों को बाजार से जोड़ना, इसे कंसीडर यही है, सॉरी यहाँ पे ए नहीं बल्कि यहाँ पे कृषि वाले खेतों को बाजार से जोड़ना, यह इसका राइट आंसर होगा। भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित होता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य कृषि वाले खेतों को बाजार से जोड़ना। महाराष्ट्र में किसने विडो रीमैरिज एसोसिएशन विधवा पुनर्विवाह संघ को चलाया था? तो यह चलाया जाता है बंगाल में, किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे। अभी हमने इन्हीं की पत्नी रामाबाई रानाडे की बात करी थी, तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा इसे चलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? दुर्लभ बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष, जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ, मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान, या राजा सिताब राय। सुमेलित नहीं है हमें बताना है, तो इसमें तीसरा और चौथा ये दोनों सुमेलित नहीं है। राजा सिताब राय बंगाल की दीवानी। बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि अंग्रेजों का यह मानना था कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई, यही इसका राइट आंसर है 50 का ए। कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? तो कर्जन कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका अस्तित्व ही समाप्त कर देना चाहते थे कर्जन। बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा था? तो यह कथन है किसका? चार्ल्स नेपियर का। निम्न में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया, सब भूमि का मालिक ईश्वर है? तो यह नारा दिया गया था बंगाल के फरियाजी आंदोलन में। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहरामजी मालबारी ने किस लिए संघर्ष किया था? तो इन्होंने संघर्ष किया था कम आयु की हिंदी लड़कियों को संरक्षण देने के लिए। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ए का दूसरा बिल्कुल सही। 55। चलिए देखते हैं, पहले तो यहाँ देखते हैं ए का दूसरा। वाह, ए का दूसरा यहाँ पे सिर्फ एक में ही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 55 का बी इज द राइट आंसर। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की? फेमस है गुरु अर्जुन देव। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, यही इसका राइट आंसर है। बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। ज्योतिबा फुले निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ज्योतिबा फुले, इनका संबंध होता है जाति विरोधी आंदोलन। जाति विरोधी आंदोलन की जब बात करते हैं तो ज्योतिबा फुले का नाम सर्वप्रथम आता है। अंतरजाति एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ब्रह्म मैरिजेस एक्ट। 59 का ए, जिसमें कि विधवा पुनर्विवाह पर प्लस अंतरजाति विवाह, इसे पारित किया गया था कब? 1872। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना करी? तो इसकी स्थापना की जाती है NM जोशी जी के द्वारा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट सही है।
लॉर्ड रिपन फैक्ट्री अधिनियम, लॉर्ड लिटन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, लॉर्ड कर्जन इम्पीरियल कैडेट कोर। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वह है लॉर्ड लिटन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड लिटन। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई। यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? तो ये राधाकांत देव जी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? तो इसका विरोध किया जाता है जेम्स ग्रांट के द्वारा। वारेन हेस्टिंग द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था प्रवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की अक्षमता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? दीवानी का अधिकार प्रदान करना, अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार प्रदान करना, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ब्लैक होल स्ट्रेटजी। तो ब्लैक होल स्ट्रेटजी ये 1756 में घटित होती है, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर 1764 और दीवानी अधिकार इन्हें प्राप्त होते हैं 1765 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्या? डी। निम्नलिखित नगरों में कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? अंबाला, खुर्जा, रेवाड़ी, रोहतक। यहाँ पर रेवाड़ी और रोहतक ये एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। तो तीसरा और चौथा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात बी। स्वतंत्रोपरांत 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी किस दशक में हुई? तो यह सर्वाधिक कमी दर्ज की जाती है 1991 से 2001 के बीच। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद नामक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जिला स्तर पर कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए। एक जनपद एक उत्पाद, जाहिर सी बात है कि ये कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए ही जिला स्तरों पर इसकी शुरुआत की गई। 69 का सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि आगरा में चमड़ा उत्पाद, अलीगढ़ में ताले और हार्डवेयर, आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियाँ आदि। इस तरह से क्या है, जिस जिले में जिस उत्पाद को, एक जिले से एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने की यह नीति अपनाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है 10,700 मेगावाट का। बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्पर्श नहीं करती? तो सोनभद्र, चंदौली, महाराजगंज ये बिहार से लगने वाले जिले हैं। सोनभद्र, चंदौली, बल्कि मऊ एक तरह से अगर देखें तो ये बीच में पड़ जाता है। इसके चारों तरफ यहाँ पे सोनभद्र, चंदौली, महाराजगंज ये सारे जिले आते हैं और मऊ बीच में पड़ता है। मऊ बिहार से क्या, ये किसी भी अदर राज्य या यहाँ पर कहें उत्तर में नेपाल, तो ये किसी से भी यहाँ पर सीमा साझा नहीं करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध ललितपुर में स्थित नहीं है? तो ललितपुर में स्थित बांध में से यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा? कालागढ़, अर्थात 72 का डी। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो यह नृत्य है कौन सा? धीवर राग नृत्य। आगे देखते हैं 74। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग है? कपिलवस्तु, संगीसा, कुशीनगर, श्रावस्ती। तो यहाँ पर बौद्ध परिपथ का भाग 74 का राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, कपिलवस्तु, संगीसा, कुशीनगर, श्रावस्ती ये सभी बौद्ध परिपथ के भाग हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम विकलांग महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है कहाँ पे? चित्रकूट, जहाँ पे नेत्रों के लिए भी एक जानकी कुंड बहुत ही ज़्यादा एशिया में फेमस हॉस्पिटल भी है और यहीं पे
श्री सद्गुरु महाराज का एक नेत्र चिकित्सालय और नेत्र का विश्वविद्यालय भी है विकलांगों के लिए मुख्यतः। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नक्षत्रशालाएं और उनके स्थान। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। तो 76 का हमारा जो राइट आंसर है वो है क्या, डी, अर्थात इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर, लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर, गोरखपुर। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर, रामपुर। आगे देखते हैं 77। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वोच्च स्त्री पुरुष अनुपात हिमाचल प्रदेश में है। भारत में सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि दर पश्चिम बंगाल में है। भारत में निम्नतम साक्षरता दर बिहार में है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर भारत में निम्नतम साक्षरता दर बिहार में, यह कथन यहाँ पर हमारा क्या है, सही है। कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यह हमें मिलता है कहाँ पर, गाजियाबाद में। और सबसे कम की बात करें तो यह मिलता है ललितपुर में। इसी प्रकार सर्वाधिक सेक्स रेशियो की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है 912 और भारत का कितना है 943। और उत्तर प्रदेश में जौनपुर में 10-18 सर्वाधिक सेक्स रेशियो मिलता है। तो इस प्रकार से कुछ अतिरिक्त तथ्य हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश को नाटो का 30वां सदस्य फरवरी 2019 को बनाया गया। तो यह बनाया गया है मैसिडोनिया को। यह बनाया जाता है 15 फरवरी 2019 को मैसिडोनिया को, जिसे हम अब नॉर्थ मैसिडोनिया नाम से, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया के नाम से इसको हम जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दिया। तो यह त्यागपत्र सितंबर 1934। भारत में सर्वप्रथम जूट कारखाना किसने प्रारंभ किया। फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली या डच। तो यह सर्वप्रथम डचों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। भारत में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाला राज्य यूटी कौन सा है। तो यह है अरुणाचल प्रदेश। भारत का वह पहला राज्य जिसने अपने यहाँ सर्वप्रथम सामाजिक अंकेक्षण कानून लागू कर दिया। तो यह लागू किया गया था किसके द्वारा, मेघालय के द्वारा। द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा। तो यह लिखा जाता है किसके द्वारा, राम मोहन राय जी के द्वारा। 1843 ईस्वी के इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को अवैधानिक बताया था या बनाया था। तो इनके द्वारा दास प्रथा को। विलियम बेंटिक, सती प्रथा। हिमालय की तराई में रुहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। तो यह श्रेय जाता है किसे, अली मोहम्मद खां को। 1780 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा किए जाने के लिए कौन उत्तरदायी था। तो यह गुलाम कादिर रुहेला। शिवाजी के शासन में पैदल सेना का अधिकारी सर ए नौबत नायकत्व करता था। किसका नायकत्व करता था, ये नेतृत्व करता था। तो यह नेतृत्व करता था किसका, 7000 सिपाहियों का। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना जाता है। तो इस समय जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से किसने कहा था, स्वदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ व्यवहार करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो यह कथन कहा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में है। जाहिर सी बात है कि यह गुजराती भाषा में होगी। 90 का डी। शिवाजी द्वारा अमात्य की नियुक्ति किस विभाग को देखने के लिए होती थी। तो यह नियुक्ति होती थी अर्थ विभाग।
अमात्य। वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में 4 भारतीय नेताओं से बातचीत की। सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में 4 भारतीय नेताओं से, आपको बताना कौन से वे नेता थे। तो कूट में से वार्तालाप के सही अनुक्रम का पता करना है आपको। सही अनुक्रम, सबसे पहले किससे बात करी, उसके बाद और फिर सबसे लास्ट में किससे बात करी। तो 92 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ई, अर्थात सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद महात्मा गांधी, फिर वल्लभ भाई पटेल और अंततः मोहम्मद अली जिन्ना। अगस्त क्रांति के दौरान निम्न में से किसने अहमदनगर फोर्ट जेल से अपनी मुक्ति के लिए वायसराय के पास क्षमा याचना पत्र लिखा था। तो ये शंकर राव देव इसका राइट आंसर है, 93 का बी। तीसरे पानीपत युद्धों में जाट शासक और सूरजमल की क्या भूमिका थी। तो इसमें वह इस युद्ध से अलग रहा, उसने मराठों की सक्रिय सहायता की, अर्थात यहाँ पे जाट शासक सूरजमल की बात करी जाए तो सूरजमल इस युद्ध में अलग रहते हैं। इसका राइट आंसर है 94 का क्या, सी इज द राइट आंसर। शिवाजी के शासन में पाटिल कहाँ का प्रशासन देखता था। तो यह देखता था कहाँ का, ग्राम का। बदरुद्दीन तैयब जी ने किस स्थान पर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। तो इनके द्वारा मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों का या क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर निम्नलिखित में से किस एक भाषा में नहीं निकलता था। तो यह मराठी भाषा में, इसे उर्दू, गुजराती, हिंदी इन तीनों लैंग्वेज में ये निकलता है, लेकिन मराठी में नहीं। वी.डी. सावरकर द्वारा 1857 ईस्वी के आंदोलन पर लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या था। तो यह फेमस पुस्तक है इंडिया वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा। तो इनके द्वारा अप्रैल 1858, ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक गोली रोधी बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ पॉलीएथिलीन का यूज किया जाता है इसमें। मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ, यह कथन किसका है। तो यह कथन है हमारे गोविंद सखाराम सरदेसाई। सॉरी, गोविंद नहीं, यहाँ पर 101। मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ, यह कथन है जादूनाथ सरकार जी का। बी इज द राइट आंसर है। एक सेकंड, बी इज द राइट, हाँ ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अधिक प्रभावकारी था। तो इसका जो राइट आंसर है 102 का वो है क्या, बी, अर्थात 1 और 2। मिदनापुर और बलिया में यह अधिक प्रभावकारी रहा। अनुशीलन समिति का गठन, अनुशीलन समिति का गठन यह किया जाता है कब, 1907 में, जिसमें कि वारिंद घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से इसका गठन किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य एक खून के बदले खून, कभी कभी पूछ लिया जाता है अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था। और यह जनरली बनाया इसलिए जाता है क्योंकि 1905 का जो बंगाल विभाजन होता है, जिससे कि युवाओं में एक क्रांतिकारी गतिविधियाँ या क्रांतिकारी कहते हैं कि उत्साह जागृत होता है, और उसके बाद ही अनुशीलन समिति का यहाँ पर गठन किया जाता है। तो 1907 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखते हैं 104।
दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में बचाव पक्ष के प्रमुख वकील कौन थे? यहाँ पे बात करी जा रही है किसकी? प्रमुख वकील की। तो CR दास, MC शीतलवाड़, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे देखिए जो प्रमुख वकील थे वो भूला भाई देसाई थे, इन्हीं के नेतृत्व में। हालांकि जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे शामिल तो थे, लेकिन ये सहयोगी वकील के रूप में यहाँ पे शामिल होते हैं। जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू और अरुणा आसफ अली। तो यहाँ पे प्रमुख वकील में भूला भाई देसाई, जिनका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 104 का डी, इनमें से कोई नहीं। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? तो यह अधिक सक्रिय किस में थी? दक्षिण भारत में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लखनऊ लिंगानुपात, कुशीनगर का लिंगानुपात, देवरिया, जौनपुर। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए जौनपुर। जौनपुर में क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? जौनपुर में दर्ज किया जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 106 का जो हमारा राइट आंसर है वो है क्या है? बी, अर्थात 1024। ये तो किसका होगा? जौनपुर का होगा, कंफर्म है, क्योंकि सर्वाधिक जौनपुर में है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जौनपुर के बाद दूसरे नंबर पे आता है आजमगढ़ और तीसरे नंबर पे आता है देवरिया। तो सेकंड नंबर पे क्या होगा? सी का क्या होना चाहिए? 2, 10, 17। तो सी और डी ये दोनों आपको मिल जाएंगे, 1024 और 10, 17। उसके बाद आपको क्या मिलता है? कुशीनगर का 961 और लखनऊ का क्या? 917। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता ये सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ पर? हरदोई जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या के 16.6% है। देश में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पंजाब में निवास करती है। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला बागपत है और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौशाम्बी। यहाँ पे जो हमारा गलत है वो कौन सा है? ए। कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन एक यहाँ पर सही नहीं है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक नगरीकृत है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत में जालौन। प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक हिंदू आबादी निवास करती है? तो इसका निवास है कहाँ पर? चित्रकूट में। उसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 का थीम क्या है? तो इसका थीम क्या था? हमारी जैव विविधता, हमारा खाद्य, हमारा स्वास्थ्य। आपको 2020 और 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की क्या थीम थी और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में आपकी बेटी योजना के तहत स्कूली छात्राओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ा दिया है? तो यह बढ़ाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में विश्व का सबसे दक्षिण में स्थित शहर घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया था किसे? पुएर्तो विलियम्स। 114 भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के जरिए 22 मई 2019 को किस मिसाइल की एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया है? तो यह ब्रह्मोस मिसाइल। अभी हाल में ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि चाइना के द्वारा ऐसा क्लेम किया गया है कि भारत को ब्रह्मोस मिसाइल का जो अभी नया वर्जन टेस्ट करने वाला है भारत, तो उसके लिए चीन ने यहाँ पर आपत्ति जताई है। और चीन के द्वारा ये भी कहा जाता है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज बताता है, असल में वो रेंज बहुत कम बताई जाती है और उसकी जो मारक क्षमता है वो कहीं उससे ज़्यादा है। तो इस तरह यह विवादित भी है इस समय और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड भी है न्यूज़ में, तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में दक्षिण कोरिया के खिलाफ 3 मैचों की
श्रृंखला में दूसरे मैच में मैदान पर उतरते ही किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने अपने 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरी कर लिए? तो यह सुनीता लकारा के द्वारा। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है? तो इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से की गई थी। यह योजना पूर्णतः केंद्र पोषित योजना के रूप में लागू की गई है। इस योजना के केवल लघु एवं सीमांत कृषक परिवार ही पात्र होंगे और इस योजना से जुड़े प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे जो गलत कथन है वो है इस योजना की शुरुआत। देखिए ये यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि 2019 से रिलेटेड है, तो अगर आप चाहें तो उन्हें स्किप भी कर सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि उसका अपडेटेड वर्जन मतलब कि 2021 या 2022 का आप उसे सर्च करके उसका एक सेपरेट नोट बना लें, या अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो अपलोड कर देंगे। टेस्ट नंबर फर्स्ट, टेस्ट नंबर सेकंड, इसी तरह जितने भी टेस्ट हम डिस्कस करते जाएंगे इनका सबका एक कंपाइलेशन, और इस क्वेश्चन पेपर में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनका अपडेटेड वर्जन जो भी होगा उसका हम एक सेपरेट वर्जन यहाँ पर बनाकर अपलोड कर देंगे। या तो आप ये भी कर, या ये ऑप्शन है आपके पास, या तो आप खुद से भी ये कर सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किन किन राज्यों ने संस्कृत भाषा को अपनी द्वितीय आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में शीर्ष मत्स्य उत्पादक वाला राज्य है? तो यहाँ पर कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात, यह शीर्ष मत्स्य उत्पाद वाले राज्य हैं। आगे देखते हैं, भारत के लिए CSIR NPL के वैज्ञानिकों ने 2 मानक समय का प्रस्ताव रखा है, 89 डिग्री और 52 मिनट को इसका मानक समय माना जाता है। इस मानक समय के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, अर्थात ये सारे राज्य यहाँ पर सम्मिलित होंगे। आगे देखते हैं 120, निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किन चुनावों में से नोटा विकल्प को हटा दिया है? तो यहाँ पे नोटा विकल्प को राज्यसभा के विधान परिषद के चुनाव से हटा दिया गया है। 120 का डी इज द राइट आंसर। 121 सुमेलित कीजिए, युद्ध अभ्यास। इनका देखिए आपको वही जो मैंने आपसे बात कही अपडेटेड वर्जन आपको याद रखना है इसका, तो हम चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जनरली इसका आंसर बता देते हैं। आप इसका अपडेटेड वर्जन याद कर लें, या तो हम वीडियो इसका सेपरेट बना देंगे। 121 का जो राइट आंसर है वो है क्या? बी। हाल ही में यूरोपीय देशों के नागरिकों द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है जिसे येलो वेस्ट प्रोटेस्ट कहा गया। यह आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? यह है तो यह संबंधित है किससे? डीजल एवं पेट्रोल पर कर में नियोजित वृद्धि के विरुद्ध। हाल ही में रायसीना वार्ता 2019 का आयोजन किया गया। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, सही नहीं है कथन बताना है, तो इसका राइट आंसर सी है। बाकी कथन यहाँ पर सही है। हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त व्यापक कार्य योजना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थी? तो यह संबंधित रही किससे? ईरान से। इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी 2035 किन 2 देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया और भारत। हाल ही में सुखोई में रहा एशिया रिएश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट संबंधित है, तो यह संबंधित किससे है? अमेरिका और भारत के मध्य रणनीतिक साझेदारी से संबंधित रहा है। इस बार के गणतंत्र दिवस में संगराई नृत्य को परेड में प्रस्तुत किया गया। निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो यहाँ पर 127 का जो राइट आंसर है वो है बी, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। इस समुदाय के लोग बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं और इस पर्व को नव वर्ष के स्वागत में मनाया जाता है। भारत का 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में सही है, तो यहाँ पे सही कथन आपको मिलेगा कौन सा, डी अर्थात उपरोक्त सभी। 15वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो यह किया जाएगा कब, बी सऊदी अरब। किया जाएगा क्या, किया गया था। राष्ट्रीय महिला आजीविका सम्मेलन 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया, तो यह किया गया का बनारस में। नीति आयोग द्वारा भारत का पहला ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया, तो यह नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, संजय बारू। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा रहा, तो यह रहा कौन सा, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉपमैन कप 2019 का विजेता, जिसका आयोजन 5 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो इसका विजेता के रूप में स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कार्यकारी बोर्ड ने वर्ष 2022 में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कितनी नई स्पर्धाओं को शामिल किया था, तो यह शामिल किया गया है 7 नई स्पर्धाओं को। सफर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है यह अल्कोहल के हानिकारक प्रयोग के कारण होने वाली मौतों, बीमारियों और तथा चोटों में कमी लाना। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का महिला एकल खिताब जीता, तो 2019 की बात यहाँ पर करी गई है, नाओमी ओसाका। फरवरी 2019 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर प्राप्त होता है कौन सा, 36वां स्थान। फरवरी 2019 में घोषित 91 ऑस्कर पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो यह प्राप्त हुआ किसे, ग्रीन बुक। निम्नलिखित में से इटालियन ओपन टेनिस 2019 का विजेता कौन रहा, तो इसका विजेता कौन था, राफेल नडाल। निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल देने की घोषणा 2019 में की, तो यह घोषणा की जाती है किसके द्वारा, रूस के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2019 में दुनिया के पहले संभावना मंत्रालय की शुरुआत की, तो यह शुरुआत की जाती है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के बिहार के किस शहर को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, तो यह अंतिम स्थान प्राप्त होता है किसके, शहर रसा को। निम्नलिखित में से किस देश में 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा, तो यह आयोजन किया गया इंग्लैंड में किया जाएगा। और 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था, तो इसका मुख्य विषय था भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में ब्रिक्स देशों में से सर्वाधिक उच्च रैंकिंग किसकी थी, तो इसमें ब्राजील की। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देश और उसके राष्ट्रप्रमुख जो कि अभी बदल चुके हैं, लेकिन 2019 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर था वो था बी। अमेरिका रिसर्च एजेंसी प्यू रिसर्च सेंटर की मार्च 2019 में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में अप्रवासियों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, संयुक्त अरब अमीरात में। भारतीय वायुसेना को मई 2019 में पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे मिल गया। भारत यह हेलीकॉप्टर किस देश से ले रहा है, तो यह ले रहा है किससे, अमेरिका से। हाल ही में किस देश ने भारत को दी जा रही जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस को समाप्त कर दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि हमने आपको कहा है कि
कि इसकी करंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि अपडेटेड होंगे, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो में जब हमारे 4 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे तो उनका एक सेपरेट वीडियो हम ले आकर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो आप उस वीडियो से इनको आप अपडेट कर सकते हैं, तो आपकी पढ़ाई भी बूस्ट हो जाएगी और इससे जो आपको और क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से डायमेंशंस हैं जहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए, तो आप इससे एक ये अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे ये भी देखना है, ये 2019 में या 2020 या 2021 में अब क्या अपडेटेड वर्जन रहा होगा इसका, ये चीज़ें आपको देखनी, क्योंकि क्वेश्चन जनरली ऐसे ही आते हैं, इन्हीं में से किसी एक टॉपिक से आपसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, उसको आप करंट से ऐड करके आप वर्तमान परिदृश्य में उसको देखिए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं।